नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं सोनू अहलावत स्वागत करता हूं आपका दी करंट अफेयर शो की क्लास नंबर 7 में, जिसमें आज हम पिछले हफ्ते के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज की इस क्लास में हम 14 जून से लेकर के 21 जून 2026 तक के बीच के सभी इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। ये सभी बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स है, एकदम फिल्टर्ड एग्जाम ओरिएंटेड करंट अफेयर्स आपके लिए निकाल के लेकर आया हूं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, तो डेली करंट अफेयर पढ़ के टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। बस हफ्ते में एक दिन संडे को शाम 5 बजे इस क्लास को फॉलो कर लीजिएगा, इस क्लास को देख लीजिएगा। किसी भी एग्जाम में करंट अफेयर का एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। और हमेशा की तरह आज की इस क्लास का भी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा के जाऊंगा, तो वीडियो को अच्छे से देखिएगा और हमेशा की तरह एक पेन एक नोटबुक हाथ में लेकर बैठ जाइए। जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स आते हैं उन सभी को नोट डाउन करते हुए चलेगा। बस एग्जाम से पहले सिंपली रिवाइज कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। तो चलिए मेरे भाई, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट आज की क्लास शुरू करते हैं। बट उससे पहले आपको बता दूं, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये कंप्लीट हिस्ट्री और ज्योग्राफी के भारत के पहले मल्टी कलर हाईलाइटेड हैंड नोट्स आपके पास होनी चाहिए। अगर नहीं है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, फोन के अंदर डाउनलोड करके पढ़ना शुरू कर दो। क्योंकि गाइस, अगर आप जनरल अवेयरनेस का पूरा कॉन्सेप्ट डिटेल के साथ क्लियर करना चाहते हो, जनरल अवेयरनेस को दिमाग के अंदर छापना चाहते हो ना, तो इन नोट्स को आज ही पढ़ना शुरू कर दो। थ्योरी तो दे रखी है, साथ ही टॉपिक वाइज सबसे ज्यादा बार पूछे जा चुके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विद डिटेल और इजी एक्सप्लेनेशन आज दे रखे हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, बाकी पॉपुलर जीएस बॉम्ब का भी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। तो मेरे भाई, आज का फर्स्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है, दोनों मिलकर साथ में पढ़ते हैं। भारत का अगला थल सेना अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो भाई, चाहे हमारी इंडियन आर्मी हो, इंडियन नेवी हो या फिर इंडियन एयरफोर्स हो, इनके जो अध्यक्ष है, ठीक है, प्रमुख है या फिर वाइस चीफ है, इनसे रिलेटेड एग्जाम में अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और हाल ही में इन तीनों सेनाओं के अध्यक्ष और वाइस चीफ में काफी फेरबदल हुआ है, तो ध्यान से देखिएगा, सारा क्लियर करके चलूंगा। तो भाई, हाल ही में अनाउंसमेंट हुई है कि भारत की जो थल सेना है, ठीक है, इंडियन आर्मी है, इसके जो नए सेना अध्यक्ष होंगे वो धीरज सेठ होंगे, जिन्हें आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। ये है लेफ्टिनेंट धीरज सेठ, जो कि हमारी इंडियन आर्मी के नए चीफ होने वाले हैं, जो कि इंडियन आर्मी के 31वें सेना प्रमुख होने वाले हैं। कौन से 31वें? किसकी जगह लेंगे भाई? ये जगह लेने वाले उपेंद्र द्विवेदी जी की, जो कि फिलहाल इंडियन आर्मी के अध्यक्ष है, यानी कि चीफ है, यानी कि जो कि 30वें अध्यक्ष है, ठीक है। और भाई 30 जून 2026 को उपेंद्र द्विवेदी जी रिटायर होने जा रहे हैं, और 30 जून 2026 को ही जो हमारे धीरज सेठ है, ये आर्मी के चीफ के पद को ग्रहण करेंगे, मतलब पदभार संभालेंगे। और कब तक रहेंगे? 31 अगस्त 2028, जब तक ये रिटायर नहीं होते, इनका जो कार्यकाल चलेगा वो 31 अगस्त 2028 तक चलेगा। क्वेश्चन इसी तरीके से पूछे जाते हैं कि हाल ही में भारतीय सेना के 31वें प्रमुख किसे चुना गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा यहां पर धीरज सेठ। यह भी याद रखिएगा कि कौन से हैं 31वें भाई, 31वें लेफ्टिनेंट धीरज सेठ, समझ गए? लेफ्टिनेंट धीरज सेठ, लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ 30 जून को अपना कार्यभार संभालेंगे। अब देखिए दोस्तों, हमने आर्मी के चीफ के बारे में बात करी, तो सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी को पता है, पहले जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे वो बिपिन रावत जी थे। उनके निधन के बाद, ठीक है, कौन बने? अनिल चौहान जी बने। और अब फाइनली तीसरे जो चीफ ऑफ डिफेंस बन चुके हैं वो जनरल एनएस राजा सुब्रमण्यम बन चुके हैं। जनरल एनएस राजा सुब्रमण्यम बन चुके हैं, जो कि करंट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, जिन्होंने अपना पदभार 31 मई 2026 को संभाला, ठीक है। 31 मई 2026 को तीसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बन चुके हैं? जनरल एनएस राजा सुब्रमण्यम, जिन्होंने अनिल चौहान जी की जगह ली है। और अनिल चौहान जी भी आपको पता है पूर्व आर्मी चीफ रह चुके हैं, और जिन्होंने अब सीडीएस का पदभार संभाला है, जनरल एनएस राजा सुब्रमण्यम, ये भी कभी आर्मी के वाइस चीफ रह चुके हैं, ठीक है। क्या रह चुके हैं? आर्मी के वाइस चीफ। अब देखिए, यहां पर एक और इंटरेस्टिंग चीज है, ये जो धीरज सेठ जी हैं, ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, जो कि आर्मी के चीफ बन रहे हैं, ठीक है। इससे पहले, यानी कि फिलहाल देखिए 30 जून को ये शपथ लेंगे, 30 जून को अपना पदभार संभालेंगे, लेकिन फिलहाल ये आर्मी में क्या है? देखिए, आर्मी के वाइस चीफ है, ये फिलहाल आर्मी के क्या है? वाइस चीफ है, ठीक है। ये चीफ ऑफ आर्मी के चीफ के रूप में अब शपथ लेंगे, ठीक है। अब देखिए, तीनों सेनाओं के बारे में हम बात करेंगे। भारतीय वायुसेना के बारे में देख लेते हैं, एग्जाम में पूछा जा सकता है। भारतीय वायुसेना के जो नए चीफ है वो कौन है? एयर चीफ मार्शल एपी सिंह। इनका पूरा नाम है अमरप्रीत सिंह, नोट कर लीजिएगा। तो भाई, भारतीय वायुसेना के जो
नई चीफ है वो एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह जी हैं। वाइस चीफ के बारे में अगर हम बात करें तो एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित है एयरफोर्स के। वहीं पर भारतीय नौसेना के बारे में बात कर लेते हैं तो भारतीय नौसेना के जो चीफ है एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन है। साथ ही भारतीय नौसेना के वाइस चीफ कौन है, वाइस एडमिरल अजय कोचर है। भारतीय थल सेना के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, अभी तक उपेंद्र द्विवेदी चीफ थे, लेकिन अब जो लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ है वो नए चीफ बनेंगे। और वाइस चीफ कौन होंगे धीरज सेठ जी की जगह, ये अभी क्लियर नहीं है, ठीक है। धीरज सेठ जी की जगह इंडियन आर्मी के वाइस चीफ को कौन होंगे ये नाम अभी सामने नहीं आया है, लेकिन 30 जून तक ये नाम भी सामने आ जाएगा। तो जैसे ही नए वाइस चीफ की घोषणा होती है तो मैं आपको इन्फॉर्म करा दूंगा। तो ये सारी की सारी चीजें अगर हो सके नोट कर लीजिए, वरना स्क्रीनशॉट तो ले ही लीजिए। दूसरा कंट अफेयर है, दुनिया के पहले ट्रिलियनियर कौन बन गए हैं, ठीक है। जैसे कि बिलियनियर होते हैं, अब बिलियनियर के जो बाद आता है वो ट्रिलियनियर आता है, ठीक है। कौन है ट्रिलियनियर, यानी कि खरबपति। ट्रिलियनियर को क्या बोलते हैं, खरबपति, खरबपति, ठीक है। और बिलियनियर को क्या बोलते हैं, अरबपति। तो भाई दुनिया के पहले जो ट्रिलियनियर बने हैं वो एलन मस्क बने हैं। एलन मस्क के बारे में आप अच्छे से जानते होंगे, जो कि स्पेसएक्स है, टेस्ला है, ठीक है, एक्स है, ठीक है, स्टारलिंक है, ये फाउंडर है इनके, ठीक है, फाउंडर है। क्या है, फाउंडर है या फिर अध्यक्ष आप कह सकते हो, ये मालिक है इन कंपनियों के। और हाल ही में स्पेसएक्स का इन्होंने आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जारी करा है, ठीक है, यानी कि बाजार में शेयर ऑफर कर दिए हैं स्पेसएक्स की, जिसकी वजह से इन्होंने ट्रिलियनियर का आंकड़ा पार कर लिया है। अगर हम फिलहाल बात करें इनकी संपत्ति की तो भाई एलन मस्क की जो कुल संपत्ति है फिलहाल 1.26 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गई है, जो कि जिन्होंने सभी को पीछे छोड़ दिया है। देखिए कुछ साल पहले भाई जेफ बेजोस अमेज़न के जो मालिक है, फाउंडर है, वो हुआ करते थे मतलब सबसे ऊपर, सबसे अमीर आदमियों की लिस्ट में, लेकिन एलन मस्क ने उनको भी पीछे छोड़ दिया है। तो चलिए हाल ही में फोर्ब्स ने एक लिस्ट जारी करी है दुनिया के सबसे अमीर इंसानों की, ठीक है, बिलियनियर ट्रिलियनियर की, उसको देख लेते हैं। तो भाई ये फोर्ब्स की रियल टाइम लिस्ट है, ठीक है, रियल टाइम लिस्ट है, जिसमें उन्होंने बताया है कि किसकी संपत्ति कितनी है। तो नंबर 1 पर जो दुनिया के पहले खरबपति बन चुके हैं, ट्रिलियनियर बन चुके हैं, वो एलन मस्क है, टेस्ला स्पेसएक्स के मालिक है। इनके जो कुल संपत्ति है 1.2 ट्रिलियन डॉलर है। दूसरे जो है वो लैरी पेज हैं, गूगल के फाउंडर, जिनकी कुल संपत्ति 301 बिलियन डॉलर है। तीसरे जो है वो सर्जी ब्रिन है, जो कि गूगल के ही है, 277 बिलियन डॉलर है। चौथे जेफ बेजोस है, अमेज़न के मालिक, 254 बिलियन डॉलर इनकी संपत्ति है। माइकल डेल है, ठीक है, जो कि डेल टेक्नोलॉजी के फाउंडर है। लैरी एलिशन है और एक कल के, जिनकी कुल संपत्ति 231 है। सातवें पर मार्क जकरबर्ग है, 198 बिलियन डॉलर इनकी संपत्ति है। जैसन होंग है, ठीक है। उसके बाद बर्नार्ड आर्नोल्ट है, ठीक है, LVMV यानी कि जो LV आप ब्रांड जानते होंगे। वॉरेन बफेट 144 बिलियन डॉलर, ठीक है। उसके बाद रोब वाल्टन फैमिली, जिम वाल्टन, ठीक है, ये है। चलो स्टीव बाल्मर के बारे में बात कर लेते हैं, जो माइक्रोसॉफ्ट के हैं, 130 बिलियन डॉलर है। उसके बाद आ जाते हैं भाई नंबर 20 पर है माइक्रोसॉफ्ट के जो फाउंडर है बिल गेट्स, मालिक है, जो 103 बिलियन डॉलर इनकी संपत्ति है। यहीं पर इंडियंस में अगर हम बात करें, मुकेश अंबानी जी, जो कि नंबर 8, नंबर 3 पर हुआ करते थे अमीरों की लिस्ट में, अरबपतियों की लिस्ट में, ये पहुंच चुके हैं नंबर 22 पर, ठीक है। 90 बिलियन डॉलर इनकी कुल संपत्ति है, मल्टीपल इनके बिजनेस है, जियो भी इन्हीं की है। नंबर 23 पर एक और भारतीय गौतम अडानी, ठीक है, अडानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के मालिक, जिनकी 89 बिलियन डॉलर इनकी संपत्ति है। यानी कि दोनों के दोनों 22 और 23 नंबर पर आ चुके हैं, ठीक है मेरे भाई। तो भाई ये क्वेश्चन एग्जाम में गारंटेडली पूछा जाएगा कि भाई दुनिया के पहले ट्रिलियनियर कौन बने हैं, तो एलन मस्क इसका आंसर है। कुल संपत्ति 1.26 ट्रिलियन डॉलर इनकी हो चुकी है, याद रखिएगा। कौन कौन सी कंपनियों के मालिक है ये भी मैंने आपको बता दिया। वैसे तो काफी कॉमन इजी सा क्वेश्चन है, सबको पता ही चल गया होगा, न्यूज वगैरह में बहुत ज्यादा छाए रहते हैं, लेकिन फिर भी नोट कर लीजिएगा। किस राज्य सरकार ने 64 जगहों के असली नामों को फिर से लागू करने की मंजूरी दे दी है? तो भाई हाल ही में भारत के एक ऐसा राज्य है जिसने एक साथ राज्य के 64 जगहों को, शहर कह लो, गांव कह लो, कुल मिलाकर टोटल ऐसी 64 जगह हैं जिनके जो पुराने नाम हुआ करते थे आज से 400, 500, 600 साल पहले, ठीक है, उन नामों को फिर से लागू करने की मंजूरी दे दी है। तो भाई ऐसा करने वाला राज्य है उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा। कौन सा है? उड़ीसा, जिसकी राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। तो भाई देखिए, उड़ीसा राज्य का जो मंत्रिमंडल है उनका कहना यह है कि जब अंग्रेजी शासन था भारत के ऊपर 1700, 1800, 1900 के आसपास,
तो उन्होंने अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग, ठीक है, अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग जगहों के नाम बदल दिए थे, कुछ अंग्रेजी नाम रख दिए थे, ठीक है, उनको मॉडिफाई कर दिया था, जिसकी वजह से जो हमारी संस्कृति थी वो पीछे चली गई थी। जो उड़ीसा में जो जगह है, शहर है, वो उड़िया भाषा में उनके नाम थे, उनको उन्होंने बिगाड़ दिया था, ठीक है। तो अब दोबारा से उन नामों को, ठीक है, जो कि लगभग 26 जिलों में है ये जगह, उड़ीसा में टोटल लगभग 30 जिले हैं, शायद 30 में से 26 जिलों में ये 64 जगह हैं, और इन जगहों के जो पुराने नाम थे आज से 500-600 साल पहले, उन नामों को दोबारा से लागू किया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर, यानी कि नाम में बदलाव के उदाहरण के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, कटक सबसे पॉपुलर शहर है उड़ीसा का, ठीक है, जो कि कटक है, जो कि अंग्रेजों ने मॉडिफाई किया था। इसका जो ये आधिकारिक अंग्रेजी नाम है, लेकिन अब इसको कटाका किया जाएगा, ठीक है, क्या कटाका किया जाएगा। साथ ही बालाशोर है, अंग्रेजों ने इसका नाम रखा था, सॉरी, बालेश्वर इसका पुराना नाम था, और बालेश्वर अब इसका दोबारा से नाम कर दिया गया। बालाशोर जो कि अंग्रेजों ने किया था शहर का नाम, बालेश्वर दोबारा से उड़ीसा सरकार उस जगह का नाम कर रही है। तो ऐसे ही टोटल 64 जगह हैं जिनका एक साथ नाम बदल रही है उड़ीसा सरकार। उड़ीसा राज्य के बारे में बात हो रही है तो आपको पता होना चाहिए, उड़ीसा राज्य के जो मुख्यमंत्री है मोहन चरण मांझी है, भारतीय जनता पार्टी से हैं। गवर्नर की अगर हम बात करें, हरिबाबू काम्भापति, ये गवर्नर है उड़ीसा के। अगला सवाल है, रूस ग्रैंड सैंड मास्टर कप 2026 जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो भाई देख लो, ये एक प्रतियोगिता होती है, रूस ग्रैंड सैंड मास्टर कप। सैंड आ रहा है, सैंड का मतलब होता है रेत, यानी कि रेत से जुड़ी कोई प्रतियोगिता है, ये रेत से जुड़ा कोई इवेंट है, रेत से जुड़ा कोई कप है, ठीक है। तो भाई आप बिल्कुल सही समझ रहे हो। रूस ग्रैंड सैंड मास्टर कप का मतलब क्या है? ये एक प्रतियोगिता हाल ही में 2026 में रूस के अंदर कराई गई, जिसमें से लगभग 12 कलाकारों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, जिसमें से एक भारतीय कलाकार थे जिन्होंने इस कप को अपने नाम कर लिया है, जिन्हें आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। इनका नाम है सुदर्शन पटनायक। दोस्तों, ये एक रेत से जुड़ी प्रतियोगिता होती है ना, जो रेत से मूर्तियां वगैरह बना देते हैं ना, ठीक है, रेत में कला आकृति बना देती है। मान के चलो एक रेत का ढेर है, उसमें कुछ कला आकृति बना दी, ठीक है, शेर का डिजाइन बना दिया, ठीक है, भगवान शिव को रूप दे दिया, ठीक है, यानी कि अपनी जो कला है वो रेत में दिखाते हैं। तो हाल ही में सुदर्शन पटनायक ने रूस ग्रैंड सैंड मास्टर कप में एक आकृति बनाई, जो कि ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड बनाई, कि कैसे आज जो ग्लोबल वार्मिंग है वो बढ़ता जा रहा है, हमारा जो पर्यावरण है वो कितना नुकसान उसको पहुंच रहा है। इस चीज को लेकर इन्होंने कलाकृति बनाई, लगभग 2 मीटर ऊंचा इन्होंने ये डिजाइन बनाया था रेत में, जिसके बाद इनको सबसे सर्वश्रेष्ठ चुना गया और इनको रूस ग्रैंड सैंड मास्टर कप 2026 से नवाजा गया। सुदर्शन पटनायक जो है ना, इनकी कला के लिए इन्हें ऑलरेडी भारत में पहले, भारत का जो चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ना पद्मश्री, उससे भी नवाजा जा चुका है। ये देख लो, मीट द पद्मश्री अवॉर्डी हु वंस डिड, ठीक है, एट होम इन रिटर्न फॉर फूड। समझ गए? देखो, सुदर्शन पटनायक प्रतिष्ठित रूस ग्रैंड सैंड मास्टर कप 2026 जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। उन्हें यह सम्मान रूस के कैलिनग्राद क्षेत्र में आयोजित द्वितीय अंतरराष्ट्रीय रेत मूर्ति कला महोत्सव, देखो भाई, रूस में दूसरी अंतरराष्ट्रीय रेत मूर्ति कला महोत्सव के दौरान उनकी उत्कृष्ट कलाकृति के लिए प्रदान किया गया। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि रूस ग्रैंड सैंड मास्टर कप 2026 में किसको मिला, तो भाई इस अवार्ड को लेने वाली जो पहले भारतीय बन गए हैं ना, वो सुदर्शन पटनायक बन गए, ठीक है। 12 देशों के कलाकारों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बिछड़े लोगों को उनके परिवार से मिलाने के लिए चर्चा में रहा ऑपरेशन मिलाप किसके द्वारा चलाया गया? तो भाई हाल ही में पूछा जा रहा है यहां पर, ठीक है, हाल ही में। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता कि भाई ऑपरेशन मिलाप किस राज्य की पुलिस के द्वारा चलाया गया था, तो इसका आंसर कुछ और होता। लेकिन अगर यहां पर जुड़ गया कि हाल ही में बिछड़े लोगों को उनके परिवार से मिलाने के लिए चर्चा में रहा ऑपरेशन मिलाप किसके द्वारा चलाया गया, तो भाई हम इसको कहेंगे गुजरात।
क्या कहेंगे? गुजरात। हाल ही में गुजरात राज्य में गुजरात पुलिस के द्वारा ऑपरेशन मिलाप शुरू किया गया, जिसके तहत बिछड़े जो लोग होते हैं, चाहे वो किशोर हो, बुजुर्ग हो या फिर बच्चे हो या फिर जो बाल तस्करी होती है, उसके खिलाफ ये एक ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन खिलाफ, यानी कि लापता लोगों को उनके परिवार से मिलाने के लिए एक ऑपरेशन चलाया जाता है, ठीक है, पुलिस के द्वारा। तो हाल ही में गुजरात पुलिस ने इस ऑपरेशन को जारी किया है, शुरू किया है गुजरात में। लेकिन अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि ऑपरेशन मिलाप की शुरुआत किसने करी थी, तो भाई इसकी शुरुआत 2014 में, इसकी शुरुआत 2014 में सबसे पहले दिल्ली पुलिस ने करी थी। किसने? दिल्ली पुलिस ने। तो ऑपरेशन मिलाप की शुरुआत करने वाला राज्य दिल्ली पुलिस है। लेकिन हाल ही में ऑपरेशन मिलाप चर्चा में इस वजह से है क्योंकि गुजरात ने भी इस ऑपरेशन की शुरुआत कर दी है। देखिए हालिया चर्चा, हाल ही में इस अभियान के तहत गुजरात पुलिस ने भी राज्य में बड़े पैमाने पर अभियान चलाकर हजारों लापता लोगों को ढूंढा था। तो मैं अपने आप में यार बहुत बढ़िया काम किया है पुलिस ने, बहुत सराहनीय काम किया है पुलिस ने, ठीक है। तो बहुत बड़ा मिशन है। दिनेश त्रिपाठी को आधिकारिक तौर पर किस देश में भारतीय उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो स्क्रीन के ऊपर आप देख, त्रिपाठी बोल रहा हूं मैं, सॉरी, दिनेश त्रिवेदी, ठीक है, दिनेश त्रिवेदी को आधिकारिक तौर पर किस देश में भारतीय उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया? भारतीय उच्चायुक्त का मतलब है इंडियन हाई कमिश्नर, यानी कि भारत की तरफ से किसी दूसरे देश में हाई कमिश्नर नियुक्त किया गया है, ताकि भारत के और उस देश के जो राजनीतिक संबंध है वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सके, यानी कि संबंध गांठने का काम होता है इस हाई कमिश्नर का दोनों देशों के बीच में, ठीक है। उसे बोलते हैं उच्चायुक्त। जैसे आपने एम्बेसडर सुना होगा दूसरे देश में, मान के चलिए भारत का कोई भी एम्बेसडर पाकिस्तान में नियुक्त है, पाकिस्तान में जो भारतीय एम्बेसी है उसमें नियुक्त है, उसको बोलते हैं एम्बेसडर, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस है, उच्चायुक्त और एम्बेसडर में डिफरेंस है। मैं आपको बताता हूं उच्चायुक्त कौन होता है। उच्चायुक्त होता है कॉमनवेल्थ कंट्री में नियुक्त, ठीक है। अब कॉमनवेल्थ कंट्री कौन सी होती है, मतलब राष्ट्रमंडल देश कौन से होते हैं? राष्ट्रमंडल देश वो हैं जिनमें कभी ब्रिटेन का अधिकार था, जिनके ऊपर कभी ब्रिटेन का अधिकार था, वो सारी की सारी कंट्रीज कॉमनवेल्थ कंट्रीज कहलाती हैं, ठीक है। अब देखिए भारत एक कॉमनवेल्थ कंट्री है क्योंकि भारत भी के ऊपर भी कभी ब्रिटेन का अधिकार था। पाकिस्तान ये भी कॉमनवेल्थ कंट्री है। बांग्लादेश एक कॉमनवेल्थ कंट्री है। खुद लंदन ब्रिटेन कॉमनवेल्थ कंट्री है। ऑस्ट्रेलिया एक कॉमनवेल्थ कंट्री है क्योंकि भाई इन कंट्रीज के ऊपर ब्रिटेन का अधिकार था और आजादी के बाद भी इन कंट्रीज ने कॉमनवेल्थ कंट्री संगठन में रहने का फैसला ले लिया था, ठीक है। और ऐसा फैसला लेने वाला देश पहला भारत ही था, ठीक है, कि भाई भारत को 1945 46 में आजादी मिल चुकी थी, लेकिन फिर भी भारत ने डिसाइड किया कि एक जो संगठन बनाया गया है कॉमनवेल्थ कंट्रीज का, तो हम इसी का ही पार्ट रहेंगे, ठीक है। तो हालांकि आजादी मिलना अलग चीज है, तो इसको बोलते हैं राष्ट्रमंडल देश। तो राष्ट्रमंडल देश में अगर कोई हाई कमिश्नर होगा, मतलब भारत का कोई भी राष्ट्रमंडल देश है, भारत के अलावा, भारत एक राष्ट्रमंडल देश है, और दूसरे राष्ट्रमंडल देश में अगर कोई ऐसा इंसान नियुक्त किया जाता है, उच्चायुक्त नियुक्त किया जाता है, जो कि दोनों देशों के बीच में जो राजनीतिक संबंध है उनको स्ट्रॉन्ग बनाएगा, उसे उच्चायुक्त बोलते हैं, मतलब उसको हाई कमिश्नर बोलते हैं। लेकिन अगर किसी भी नॉन कॉमनवेल्थ कंट्री में ऐसा उच्चायुक्त, ऐसा इंसान नियुक्त किया जाएगा तो उसको एम्बेसडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्बेसडर बोलते हैं। दोनों में डिफरेंस है, समझ गए मेरे भाई। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि दिनेश त्रिवेदी जी, जिनको आधिकारिक तौर पर हाल ही में उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया, भारतीय उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया, वो कौन सी कंट्री में किया गया? तो जाहिर सी बात है वो भी कोई दूसरी कॉमनवेल्थ कंट्री होगी। तो भाई इस क्वेश्चन का सही आंसर है बांग्लादेश, ठीक है। क्या है? बांग्लादेश। तो बांग्लादेश भारत की एक पड़ोसी कंट्री है और ये भी एक राष्ट्रमंडल कंट्री है। तो भाई दिनेश त्रिवेदी को आधिकारिक तौर पर बांग्लादेश में भारतीय उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया। और दिनेश त्रिवेदी जी जो है वो फॉर्मर रेलवे मिनिस्टर रह चुके हैं। फिलहाल रेलवे मिनिस्टर कौन है आप सभी को पता है, कमेंट करके बताइए। वैसे अश्विनी वैष्णव है, फिर भी कमेंट करके बता दीजिएगा, चीजें रिमाइंड रहती हैं। तो फॉर्मर रेलवे मिनिस्टर रह चुके हैं दिनेश त्रिवेदी जी, और लोकसभा में भी एज अ मेंबर इनको चुना जा चुका है। लो भाई, विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? यानी कि वर्ल्ड एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे की बात हो रही है। यानी कि जो हमारे बुजुर्ग होते हैं, ठीक है, उनके साथ जो आजकल उनके ही बच्चे
व्यवहार करते हैं ना, उसके खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए इस दिवस को हर साल मनाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कब मनाया जाता है हर साल, तो हर साल 15 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे। ठीक है, तो भाई ये जो एल्डर्स के खिलाफ एब्यूज होता है, ठीक है, दुर्व्यवहार होता है, उसकी रोकथाम के लिए दुनिया के अंदर अवेयरनेस फैलाई जाती है, जागरूकता फैलाई जाती है, इसलिए हर साल इस दिवस को मनाया जाता है। पिछले 20 सालों से लगातार मनाया जा रहा है। 1996 से इसके मनाने की शुरुआत हुई थी। ठीक है, सॉरी 2006 से शुरू हुआ था, 2006 से। थीम क्या है इस बार? क्वेश्चन थीम पूछा जाएगा पेपर में कि भाई विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस का थीम बताओ। तो थीम नोट करिए, बियॉन्ड अवेयरनेस मेकिंग एल्डर अब्यूज प्रिवेंशन वर्क। थीम देख लीजिए, वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे का क्या था? बियॉन्ड अवेयरनेस मेकिंग एल्डर अब्यूज प्रिवेंशन वर्क, इस बार इसका थीम था। चलो अगला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हाल ही में किस यूरोपीय देश की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन चुके हैं? देखिए भाई, प्रधानमंत्री मोदी जी ऐसे पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन चुके हैं जिन्होंने अपने कार्यकाल में 100 से ज्यादा देशों की यात्रा करी है। हाल ही में इन्होंने 2 और नए देशों की यात्रा करी है। नए तो एक ही है, एक तो पुराना है, मतलब इस 2026 में तो शायद 10 से ज्यादा देशों की यात्रा कर चुके हैं। अभी इन्होंने एक साथ 5 देशों की यात्रा करी थी मई महीने के अंदर, और अभी हाल ही में जून महीने के अंदर 2 देशों की इन्होंने यात्रा करी है, जिसमें से एक तो फ्रांस था, क्योंकि फ्रांस में G7 का इस बार आयोजन हुआ था, तो भारत को इनविटेशन भेजा गया था, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे। तो फ्रांस से पहले दिन देखिए G7 जो हुआ वो 15, 16 और 17 3 दिन तक चला। ठीक है, तो पहले फ्रांस में जाने से पहले किसी एक देश में गए प्रधानमंत्री मोदी जी, और उस देश में जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन चुके हैं मोदी जी। तो उस देश का नाम पूछ रहे हैं, वो एक यूरोपियन कंट्री है, तो स्लोवाकिया उस देश का नाम है। क्या है? स्लोवाकिया उस देश का नाम है। देखिए, स्लोवाकिया एक यूरोपियन कंट्री है जिसको आजादी मिली थी लगभग 1993 में। ठीक है, तब से लेकर अब तक कोई भी भारतीय प्रधानमंत्री ने इस देश का दौरा नहीं किया। प्रधानमंत्री मोदी इस देश का दौरा करने वाले पहले व्यक्ति बन चुके हैं। ठीक है मेरे भाई, और इनको स्लोवाकिया का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस, जिसको फर्स्ट क्लास भी बोला जाता है, से भी सम्मानित किया जा चुका है। प्रधानमंत्री मोदी जी को लगभग 30 से ज्यादा देशों के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जी इस खिताब को अपने नाम करने वाले पहले प्रधानमंत्री भी है। 30 से ज्यादा देशों ने अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से इनको सम्मानित किया है, और हाल ही में स्लोवाकिया जो कि एक यूरोपियन कंट्री है, इन्होंने भी अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस से सम्मानित किया है। ठीक है, तो भाई मोदी जी ने हाल ही में किस नए देश का दौरा किया है? स्लोवाकिया का। ठीक है, चलो, महिलाओं के लिए प्रियदर्शनी, देखो ये टर्म नोट कर लो, महिलाओं के लिए प्रियदर्शनी मुफ्त बस यात्रा योजना किस राज्य में शुरू की गई है? महिलाओं के लिए प्रियदर्शनी मुफ्त बस यात्रा योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? वैसे तो दोस्तों कई सारे राज्यों ने महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा शुरू कर रखी है, लेकिन हाल ही में एक ऐसा नया राज्य बना है जिसने प्रियदर्शनी नाम से एक योजना शुरू करी है, जिसके तहत महिलाओं के साथ साथ जो ट्रांसजेंडर लोग हैं उनके लिए फ्री बस सेवा शुरू करी है। और ये जो शुरुआत हुई है मेरे भाई, ये 15 जून से हुई है, 15 जून से। तो प्रियदर्शनी अगर पूछा जाए तो आपका सही आंसर हो जाएगा केरल। ठीक है, केरल, और केरल का हाल ही में क्या नाम कर दिया गया? केरलम। ठीक है, तो महिलाओं के लिए प्रियदर्शनी नाम की मुफ्त बस यात्रा योजना जो शुरू करी है वो केरल राज्य ने करी है। ठीक है, केरल राज्य ने ट्रांसजेंडरों के लिए भी की गई है, हालांकि इसका कोई एज का क्राइटेरिया नहीं है। अगर कोई भी महिला है या फिर कोई भी ट्रांसजेंडर व्यक्ति है, फिर चाहे उसकी कोई भी उम्र हो, कितना भी वो पढ़ा लिखा हो, डजंट मैटर, वो बस में फ्री यात्रा करने के लिए एलिजिबल है। महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए प्रियदर्शनी मुफ्त बस यात्रा योजना केरल राज्य में शुरू की गई है। यह योजना केरल राज्य सड़क परिवहन निगम यानी कि KSRTC की सामान्य साधारण बसों में लागू की गई है, यानी कि कोई स्पेशल बस नहीं चलाई गई है। जितनी भी केरल राज्य की रोडवेज बसेस जिसको बोलते हैं सरकारी बसेस जो हैं, उनमें
ये योजना शुरू कर दी गई है 15 जून से। केरल राज्य का जिक्र हो रहा है तो केरल राज्य के जो नए मुख्यमंत्री है वीडी सतीशन है। कौन है? वीडी सतीशन है, केरल जिन्होंने अपना पद ग्रहण किया था 18 मई को। और केरल राज्य के गवर्नर कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर केरल राज्य के गवर्नर है। चले भाई आगे। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के नए सैन्य सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? यानी कि नया मिलिट्री एडवाइजर किसे नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय का, यानी कि नेशनल सेक्रेटरी काउंसिल सेक्रेटरी, जो कि डायरेक्टली प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता के अंडर आता है। और जो भारत का एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर होता है ना, वो इस विभाग का यानी कि इस परिषद का सेक्रेटरीट होता है, यानी कि सचिव होता है। यानी कि अजीत डोभाल जी जो एनएसए है ना भारत के, वो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के सेक्रेटरीट कहलाए जाएंगे। तो हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के जो नए सलाहकार नियुक्त किए गए हैं उनका नाम यहां पर पूछा जा रहा है। इनका पूरा नाम है राजीव घई इनका पूरा नाम है, मैंने लिखा होगा कहीं पर, ये देखिए राजीव घई, ठीक है। और भाई राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय का सलाहकार के रूप में पद ग्रहण करने वाली पहले एससी लेफ्टिनेंट जनरल है, जो कि ऑलरेडी कार्यरत है, ठीक है, ऑलरेडी कार्यरत है। ये वर्तमान में सेना के उप प्रमुख रणनीतिक यानी कि स्ट्रेटजी संभालते हैं, ठीक है। पहले क्या थे ये? इन्हें पहले ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेना के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन के रूप में कार्य किया है, ठीक है। इन्होंने कार्य किया ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर, ठीक है, समझ गए। तो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय है, ये काम करता है चाहे कोई बाहरी आक्रमण हो या फिर कोई इंटरनली डिस्टरबेंस हो, उसमें इसका काफी बड़ा योगदान रहता है। स्ट्रेटजी वगैरह बनाने में, प्लानिंग करने में सारा का सारा राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय संभालता है, ठीक है। चलो भाई, जो राष्ट्रीय सुरक्षा काउंसिल है ना, ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा सचिवालय है, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद है, ठीक है, उसी की ही एक शाखा है। टाइम्स मैगजीन जो है हर साल निकलती है, आप सभी को पता है। टाइम्स के 100 सबसे प्रभावशाली खिलाड़ियों की सूची में 2026 में शामिल एकमात्र भारतीय कौन है? टाइम्स मैगजीन के 100 सबसे प्रभावशाली खिलाड़ियों की सूची में एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो भाई उस खिलाड़ी का नाम है स्मृति मंदाना। क्या नाम है? स्मृति मंदाना, जो कि इंडिया की जो इंटरनेशनल वुमेन क्रिकेट टीम है ना, उसकी वाइस कैप्टन भी है, ठीक है। हरमनप्रीत कौर कैप्टन है, आप सभी को पता है। इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम की, इंटरनेशनल क्रिकेट टीम की कैप्टन कौन है? हरमनप्रीत कौर। और वाइस कैप्टन कौन है? स्मृति मंदाना, याद रहेगा। ये टाइम्स मैगजीन की 100 सबसे प्रभावशाली खिलाड़ियों की लिस्ट में शामिल है, एकमात्र भारतीय खिलाड़ी ये बन चुकी है, ठीक है। और कोई खिलाड़ी का नाम नहीं है इस लिस्ट में, किसी भारतीय खिलाड़ी का नाम। सर्वाधिक 500 मिलियन सब्सक्राइबर वाले दुनिया के पहले यूट्यूबर कौन बन गए हैं? तो भाई यूट्यूब के ऊपर जिसका सबसे बड़ा चैनल है इंडिविजुअली, ठीक है, कैसे भी लगा लो, इनसे बड़ा कोई चैनल नहीं है वैसे तो, ठीक है। सर्वाधिक 500 मिलियन सब्सक्राइबर यूट्यूब के ऊपर जिसके हो चुके हैं वो है मिस्टर बीस्ट, ठीक है, जिनका नाम है जिमी। इनका असली नाम क्या है? जिमी। इनके यूट्यूब चैनल के ऊपर 500 मिलियन सब्सक्राइबर हो चुके हैं और ये आंकड़ा पार करने वाली है पहले यूट्यूबर बन चुके हैं, पहले इंसान बन चुके हैं, ठीक है। इनको खुद जो YouTube के सीईओ है नील मोहन, ठीक है, जो कि भारतीय ओरिजिन के ही है, भारतीय मूल के ही है, नील मोहन, इन्होंने खुद एक डिजाइन ट्रॉफी कह लीजिए या फिर तोहफा कह लीजिए, ये दिया है 500 मिलियन सब्सक्राइबर होने के बाद, ठीक है, खुद दिया है, खुद बुलाकर YouTube के ऑफिस में। कितनी बड़ी बात है। हालांकि ये भी अमेरिकन है और YouTube जो है वो भी एक अमेरिकन कंपनी है। अब देखिए दूसरे चैनल की अगर हम बात करें, ऐसा YouTube के ऊपर दूसरा कौन सा चैनल है जिसके ऊपर सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर होंगे? हाँ, वो एक इंडियन चैनल है जिसका नाम है टी सीरीज, जिसके ऊपर लगभग 313 मिलियन सब्सक्राइबर के आसपास है। मिस्टर बीस्ट के कितने हैं? 500 मिलियन पार हो चुके हैं, ठीक है। हालांकि कुछ टाइम पहले टी सीरीज सबसे आगे था। चलो भाई, 52वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? ये मैंने आपको अभी बता दिया। इस बार 15, 16 और 17 यानी कि 3 दिवसीय G7 का जो आयोजन हुआ वो फ्रांस ने करा। किसने किया? फ्रांस ने।
हर साल अलग अलग देश इसका आयोजन करता है। G7 का मतलब क्या होता है मेरे भाई, ग्रुप ऑफ 7 होता है। 2013 तक ये ग्रुप ऑफ 8 था, क्योंकि 1998 से लेकर 2013 तक रशिया भी इसका एक सदस्य था। क्या था? रशिया। लेकिन 2013 में रशिया पीछे हट गया, रशिया ने G7 ग्रुप ऑफ 8 छोड़ दिया, जिसके बाद इसका नाम क्या बन गया? G7। मतलब जब G7 की शुरुआत हुई है G7 था, फिर 1998 में कौन आ गया? G7 की जो शुरुआत हुई थी लगभग 1973 के आसपास हुई थी, तब रशिया नहीं था, लेकिन रशिया आया 1998 में, G8 बन गए। फिर 2013 में रशिया चला गया, फिर से G7 बन गया। G7 मतलब ग्रुप ऑफ 7, यानी कि 7 देश इसके सदस्य हैं। कौन कौन से देश सदस्य हैं? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट। ये 7 देश इसके सदस्य हैं। यानी कि जो वैश्विक मुद्दे हैं, पहले ये जो G7 बनाया गया था, जो आर्थिक मुद्दे होते हैं ना, दुनिया के अंदर आर्थिक संकट आ जाता था, उसके ऊपर ये चर्चा करते थे, ठीक है, फंड्स इकट्ठा करते थे एक देश दूसरे देश की मदद करने के लिए, ताकि अनबैलेंस अनस्टेबिलिटी दुनिया के अंदर ना आ सके। इसकी शुरुआत इसलिए की गई थी 1973 में, क्योंकि इस टाइम पर ईंधन यानी कि तेल का संकट आ गया था, आर्थिक संकट आ गया था, जिसके बाद इन्होंने काफी ज्यादा मदद भी करी थी, स्ट्रेटजी बनाई थी, और इन्होंने थाईलैंड की भी मदद करी थी। थाईलैंड के लिए फंड्स इकट्ठा करे थे G7 ने, पता नहीं कितने खरब डॉलर। ठीक है, तो जो वैश्विक मुद्दे होते हैं बड़े बड़े, जैसे कि फिलहाल ईरान वर्सेस अमेरिका की जंग चली हुई थी, इसकी वजह से काफी अनस्टेबिलिटी आ गई थी, आर्थिक संकट आ गया था। तो इस बार ग्रुप ऑफ 7 में G7 की जो बैठक हुई है, उसमें इस जंग के ऊपर ही चर्चा हुई है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो इसमें अपना मुद्दा रखा, अपना पॉइंट रखा, वो यही रखा है कि इस युद्ध के दौरान, ठीक है, जो अरब सागर के अंदर इस युद्ध के दौरान जो मतलब जो मर्चेंट नेवी के लोग होते हैं ना, ठीक है, जो नाविक होते हैं, शेलर होते हैं, ठीक है, उनकी जान की जिम्मेदारी हमारी है, क्योंकि भाई इस जंग के दौरान लगभग 7 भारतीय शेलर जो है उनकी मौत हो चुकी है। तो इस मुद्दे को प्रधानमंत्री मोदी जी ने उठाया था। ठीक है, हालांकि भारत G7 का सदस्य नहीं है, लेकिन फिर भी हर साल भारत को स्पेशल इनविटेशन के द्वारा बुलाया जाता है ग्रुप ऑफ 7 में। ठीक है, ग्रुप ऑफ 7 में बिल्कुल अपना पॉइंट रखते हैं, जैसे कि ये 7 देश रखते हैं ना, ऐसे ही प्रधानमंत्री मोदी जी भी रखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाल ही में किस देश का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान दिया गया, ये मैंने आपको अभी बता दिया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्लोवाकिया देश का दौरा किया था। ठीक है, स्लोवाकिया देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस यानी कि फर्स्ट क्लास से प्रधानमंत्री मोदी जी को सम्मानित किया। अगर हम बात करें स्लोवाकिया के प्रेसिडेंट कौन है? पीटर पेलेग्रिनी करंट प्रेसिडेंट है स्लोवाकिया की, जो कि एक यूरोपियन कंट्री है। 1993 में इसको आजादी मिली थी। ठीक है, श्री जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है, जो महत्वपूर्ण शब्दों और प्रतीकों के लिए ट्रेडमार्क सुरक्षा हासिल करने वाला भारत का पहला मंदिर बन गया है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, आपने ट्रेडमार्क के बारे में तो सुना ही होगा। मान के चलिए हमारी कोई कंपनी है, जैसे कि SDF मीडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसका जो लोगो है, ठीक है, या फिर उससे जुड़ी कुछ चीजें हैं, ठीक है, उसका कोई प्रोडक्ट है, उसके ऊपर हम ट्रेडमार्क ले लेते हैं, ट्रेडमार्क रजिस्टर करवा लेते हैं कि भाई ये जो लोगो है ये हमारी प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, इसके ऊपर हमारा अधिकार है, इसका इस्तेमाल कोई और नहीं कर सकता। ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रेडमार्क लेना, ट्रेडमार्क के ऊपर अपना अधिकार जमा लेना। तो भाई हाल ही में जो उड़ीसा के पुरी में जगन्नाथ मंदिर है ना, ठीक है, ये ऐसा करने वाला पहला मंदिर बन चुका है जिसने जगन्नाथ मंदिर से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं, साथ ही कुछ प्रतीक यानी कि लोगो वगैरह जो भी है, ठीक है, निशान है, उनको ट्रेडमार्क सुरक्षा हासिल कर लिया है। मतलब उनको रजिस्टर्ड करवा लिया है कि ये कुछ स्पेशल चीज है जो कि जगन्नाथ मंदिर में है या फिर उससे संबंधित है, वो हमारे हैं, उनका कोई और इस्तेमाल नहीं करेगा, उनके ऊपर हमारा अधिकार है। ठीक है, कुछ ऐसे शब्द हैं, ठीक है, ऐसे जगहों के नाम है मंदिर के अंदर, कुछ ऐसे एरिया है, जगह है जिनको स्पेशल नाम दिया गया है, उनका भी इस्तेमाल कोई और नहीं कर सकता, उनके ऊपर भी ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करवा लिया है श्री जगन्नाथ मंदिर ने। और ये ऐसा करने वाला भारत का एकमात्र पहला मंदिर बन चुका है। अब बात करें कि भाई कौन कौन से शब्द यहां पर सुरक्षित किए हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैं आपको केवल एग्जाम्पल बता रहा हूं, वैसे तो कई सारे शब्द और जगह इन्होंने सुरक्षित करवाई है। देखिए, सुरक्षित किए गए शब्द, खास शब्दों की सुरक्षा की अगर हम बात करें, पतित पावन, एक शब्द है पतित पावन, जिसका मतलब है गिरे
हुओं का उद्धारक, गिरे हुओं का उद्धारक। पतित पावन शब्द के ऊपर ट्रेडमार्क ले लिया है जगन्नाथ मंदिर ने। साथ ही आनंद बाजार, मंदिर के अंदर पवित्र महाप्रसाद खाने की जगह है। अब जगन्नाथ मंदिर के अंदर एक जगह का नाम है आनंद बाजार, जहां इस जगह में, ये मंदिर के अंदर एक पवित्र जगह है जहां पर महाप्रसाद खाने की ये जगह है। यहां पर लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं, प्रसाद खाते हैं, ठीक है। इसको आनंद बाजार नाम दिया गया है। तो ये जो आनंद बाजार नाम है, शब्द है, इसको भी ट्रेडमार्क रजिस्टर कर लिया है जगन्नाथ मंदिर ने। साथ ही सुरक्षित की गई कुछ लोगों विजुअल प्रतीकों या फिर डिजाइनों की सुरक्षा करी गई है, जिसमें नीलक चक्र है। मंदिर के शिखर पर लगी पवित्र 8 तिल्लियों वाला एक धातु की डिस्क है, ये वाला, ठीक है, जिसको नीलक चक्र बोला जाता है। इसके डिजाइन को भी, इसे भी सुरक्षित कर लिया है, ट्रेडमार्क ले लिया जगन्नाथ मंदिर ने, ठीक है। और भी कुछ शब्द है, और भी कुछ प्रतीक है जिनके ऊपर ट्रेडमार्क जगन्नाथ मंदिर ने लिया है, जो कि उड़ीसा के पुरी में स्थित है, ठीक है। कोई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि जगन्नाथ मंदिर जो है वहां पर कौन से भगवान की पूजा होती है। देखिए वहां पर केवल एक भगवान की पूजा नहीं होती। आप कहने लगो कि भाई विष्णु भगवान या फिर कृष्ण भगवान की वहां पर या फिर जगन्नाथ भगवान की पूजा होती है, नहीं, वहां पर त्रिमूर्ति की पूजा होती है, जिसमें से एक तो भगवान जगन्नाथ है ही। भगवान जगन्नाथ कौन थे, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जगन्नाथ मंदिर किसको समर्पित है स्पेशली? देखिए भगवान जगन्नाथ जो है वो श्री कृष्ण ही है, श्री कृष्ण का अवतार है, ठीक है। भगवान विष्णु का अवतार श्री कृष्ण, ठीक है। यानी कि भगवान विष्णु का जो अवतार है श्री कृष्ण, विष्णु का अवतार श्री कृष्ण, वो श्री जगन्नाथ है, वो भगवान जगन्नाथ है, ठीक है। साथ ही बलभद्र श्री कृष्ण के बड़े भाई, साथ ही सुभद्रा श्री कृष्ण की बहन, इन त्रिमूर्तियों की वहां पर पूजा होती है, ठीक है। अगर एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन बन जाए, सही करके आ जाओगे ना। चलो, सारिंदा। सारिंदा किस राज्य का पारंपरिक वाद्य यंत्र है जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है? सारिंदा किस राज्य का पारंपरिक वाद्य यंत्र है, यानी कि इंस्ट्रूमेंट है बजाने वाला, जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है? कई बार करंट अफेयर की क्लास में आपको जीआई टैग के बारे में बता चुका हूं। जीआई का मतलब होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, ठीक है। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का मतलब होता है कोई भी जगह है, शहर है, राज्य है, उसकी कोई भी वस्तु बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है या फिर उस वस्तु का विकास वहीं पर हुआ है, तो भाई उस वस्तु को जीआई टैग दे दिया जाता है, मतलब ज्योग्राफिकल इंडिकेशन दे दिया जाता है कि भाई ये जो वस्तु है ये इस शहर से संबंधित है, या फिर ये जो शहर है अब इस वस्तु के नाम से जाना जाएगा, ऐसा कहते हैं, ठीक है, कि भाई ये शहर इस वस्तु के लिए प्रसिद्ध है, उसको बोलते हैं जीआई टैग। समझ गए? जैसे कि बहुत सारी चीजें मैं आपको आगे बताता हूं, ठीक है। ये देखिए, सारिंदा जो है वो त्रिपुरा राज्य के पारंपरिक वाद्य यंत्र है। तो यहां पर राज्य ही तो पूछ रहा है कि सारिंदा जो है किस राज्य का पारंपरिक वाद्य यंत्र है जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है? तो भाई ये त्रिपुरा राज्य का वाद्य यंत्र है। त्रिपुरा राज्य की राजधानी क्या है? अगरतला है। समझ गए? समझ गए? तो भाई इस टाइप का ये होता है, ठीक है। शायद लकड़ी का ही होता है, लकड़ी में कुछ तार, जो कि आज का गिटार है ना, ये पुराने जमाने का गिटार है, ठीक है, जिसका जो विकास हुआ है, जो कि विकसित हुआ है त्रिपुरा राज्य के अंदर ही, ठीक है। जीआई टैग से फायदा ये होता है, लोग इस इंस्ट्रूमेंट में ज्यादा रुचि दिखाने लगते हैं, और जो लोग इसका विकास करते हैं, इसको विकसित करते हैं, बनाते हैं, ठीक है, जिनका व्यापार, जिनका व्यवसाय ही है ये, उनको बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। लोग इंटरेस्ट दिखाते हैं, इसकी खरीदारी बढ़ेगी, तो भाई इसका जो प्रोडक्शन है वो भी बढ़ेगा, ठीक है। कई सारी चीजें और जो टूरिज्म है वो भी अट्रैक्ट होते हैं। चीफ मिनिस्टर कौन है त्रिपुरा राज्य के? मानिक शाह हैं। गवर्नर कौन है त्रिपुरा राज्य के? एन इंद्रसेन रेड्डी हैं। याद रखिएगा। अगला सवाल है भाई, सोशल मीडिया का उपयोग करने के लिए किस देश ने न्यूनतम आयु 15 वर्ष निर्धारित कर दिया है? और ऐसा करने वाला ये पहला अरब देश बन चुका है, और काफी बढ़िया काम भी करा है मेरे हिसाब से। तो भाई पूरी दुनिया के अंदर हर एक राज्य के अंदर ये हो जाना चाहिए, क्योंकि यार आजकल छोटे छोटे बच्चे, 3-4 साल के बच्चे खाना नहीं खा रहे बिना मोबाइल फोन के, इंस्टाग्राम चला रहे हैं भाई, शॉर्ट्स देख रहे हैं पूरा पूरा दिन। तो ये तो हर एक कंट्री के अंदर होना चाहिए। तो भाई सोशल मीडिया का उपयोग करने के लिए किस देश ने न्यूनतम आयु यानी कि कम से कम जो एज है वो 15 वर्ष निर्धारित कर दिया है? तो ऐसा करने वाला जो देश बन चुका है यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, यानी कि एमिरेट्स बन चुका है। स्क्रीन टाइम पर एमिरेट्स एक्शन है। तो अमीरात ने, यूएई ने जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनको भी अल्टीमेटम दे दिया कि भाई ये जिम्मेदारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की है कि अगर कोई भी 15 साल के कम उम्र का बच्चा सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे, अकाउंट्स वगैरह बना रहे हैं, तो उसके ऊपर तुरंत एक्शन लिया जाए, उसको हटाया जाए। अगर ऐसा
एक्शन नहीं लिया सोशल मीडिया किसी प्लेटफॉर्म ने, तो उसके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। और भाई ये जिम्मेदारी उस पेरेंट्स की भी है, ठीक है, मतलब जिसका वो बच्चा है उस पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है। जो जुर्माना लगेगा या फिर जो भी भुगतना पड़ेगा वो पेरेंट्स को भुगतना पड़ेगा, ठीक है। तो ये काफी बढ़िया काम किया है। तो यूएई ऐसा करने वाला पहला अरब देश भी बन चुका है। बिहू पेपा किस राज्य का पारंपरिक वाद्य यंत्र है जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया? तो भाई जैसे कि शारिंदा को दिया गया त्रिपुरा राज्य के, ऐसे ही पेपा जो कि एक वाद्य यंत्र है और ये किसी एक राज्य का बहुत प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है जो कि बिहू पेपा जिसका पूरा नाम है, जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे, ठीक है। तो मेरे भाई जो भैंस होती है ना, भैंस, उसके सींगों से और साथ ही बांस के इस्तेमाल से इसको बनाया जाता है। इस तरीके से इसको बजाया जाता है। इसका जो विकास हुआ था स्पेशली असम राज्य में हुआ था, ठीक है। तो बिहू पेपा जो है ये असम राज्य का एक पारंपरिक प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है, ठीक है, जिसको हाल ही में जीआई टैग दिया गया है, ठीक है। यानी कि अब जो असम राज्य है वो जो बिहू पेपा है इसके लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो जाएगा, जो कि पहले से भी था, ठीक है। यह वाद्य यंत्र मुख्य रूप से भैंस के सींग और बांस से बनाया जाता है। बिहू उत्सव के दौरान बजाया जाता है। तो जो बिहू उत्सव है, बिहू फेस्टिवल है, ठीक है, असम राज्य के एक प्रसिद्ध फेस्टिवल है, उस दौरान बिहू पेपा का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। असम की बात हो रही है तो असम के जो चीफ मिनिस्टर है डॉक्टर हिमंता बिश्वा शर्मा है। असम के जो गवर्नर है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य है। कौन है? लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। नेक्स्ट है, हाल ही में अगथियार द यूनिफायर नामक किताब किसके द्वारा जारी की गई? हाल ही में अगथियार द यूनिफायर नामक किताब किसके द्वारा जारी करी गई? यानी कि इस किताब का अनावरण या फिर इस किताब को लॉन्च किसने किया? तो वही हाल ही में इस किताब को लॉन्च किया है हमारे उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जी ने, जिन्हें आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। इस किताब के जो लेखक है वो ओम श्याम भट्ट है और डॉक्टर एम.एन. सुधा द्वारा इस किताब को लिखा गया है। इस किताब का जो तमिल अनुवाद किया है वो कल्याणी द्वारा किया गया है, ठीक है। लेखक मैंने बता दिया है, लेकिन लॉन्च किसने किया है इसको? सीपी राधाकृष्णन जी, जो कि हमारे उपराष्ट्रपति है। यह किताब किससे रिलेटेड है? ठीक है, यह किताब किससे रिलेटेड है? अगथियार द यूनिफायर पुस्तक प्राचीन ऋषि अगथियार के जीवन, शिक्षाओं और भारत की संस्कृति व आध्यात्मिकता एकता में उनके योगदान को दर्शाती है, ठीक है। यानी कि भारत की संस्कृति या फिर शिक्षा या फिर जो ऋषि अगथियार थे उनके जीवन को दर्शाती है, ठीक है, उनके जीवन के योगदान को दर्शाती है। समझ गए? चलो मेरे भाई, भारत का सबसे ऊंचा विंड टरबाइन किस राज्य में स्थापित किया गया है? काफी ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, आपने फेसबुक इंस्टाग्राम के ऊपर भी आ चुका है क्योंकि इसकी ऊंचाई बहुत ज्यादा है। तो हाल ही में भारत का जो सबसे ऊंचा विंड टरबाइन है वो गुजरात राज्य के अंदर स्थापित किया गया। कहां? गुजरात राज्य के अंदर स्थापित किया गया। किसके द्वारा? अडानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड यानी कि अनिल द्वारा मुंद्रा गुजरात में स्थापित किया गया। यह विंड टरबाइन देश का सबसे बड़ा और ऊंचा विंड टरबाइन जनरेटर है, ठीक है। विंड टरबाइन जनरेटर क्या होता है? जो कि हवा से बिजली बनाते हैं, यानी कि ये एक पवन चक्की है, ठीक है। इसकी ऊंचाई 200 मीटर है, कुल ऊंचाई 200 मीटर है, जो कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से भी ऊंचा है। उसकी ऊंचाई 183 मीटर है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। इसकी क्षमता देख लो 5.2 मेगावाट, जो लगभग 4000 घरों को रोशन करने में सक्षम है। इसकी जो स्थापना है इसे मुंद्रा विंड टेक लिमिटेड द्वारा कमीशन किया गया, यानी कि लगाया गया है। इसी के अतिरिक्त देखिए भाई, ये जो सबसे ऊंचा टरबाइन है विंड टरबाइन, ये तो गुजरात में स्थापित किया गया। इसी के साथ साथ, इसी के अतिरिक्त, इसके अलावा हाल ही में सुजलोन मेरे भाई देखो, इसके अतिरिक्त हाल ही में सुजलोन एनर्जी द्वारा, एक कंपनी है सुजलोन एनर्जी, जिसके द्वारा कर्नाटक राज्य के विजयनगर में 160 मीटर ऊंचा S175 टरबाइन भी स्थापित किया गया। यानी कि भाई सबसे ऊंचा जो है 200 मीटर की ऊंचाई के साथ, जो कि अनिल न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने गुजरात के मुंद्रा में स्थापित किया। इसके अतिरिक्त दूसरा जिसकी ऊंचाई इससे कम है 160 मीटर है, वो कर्नाटक के विजयनगर में स्थापित किया गया। किसने किया? सुजलोन एनर्जी लिमिटेड ने किया, विजयनगर के कर्नाटक में, जिसको नाम दिया गया S175 टरबाइन, ठीक है, जो कि बिजली बनाने में कारगर होते हैं। समझ गए? तो एग्जाम में क्वेश्चन गारंटीडली बनेगा, याद होना चाहिए कहां कहां पर किसने कब कब क्या क्या किया।
तो भाई ये था आज की क्लास का लास्ट और आखिरी करंट अफेयर। आई होप आपने एंजॉय किया होगा, जो इंपॉर्टेंट टर्म्स थी वो आपने नोट डाउन कर ली होंगे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, आज की क्लास में मुश्किल से मैंने आपको 26-27 क्वेश्चंस कवर कराए होंगे। कराने को तो डेली मैं भी आपको 30-30, 40-40 करंट अफेयर कवर करा सकता हूं, लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं है। मैं तो हमेशा ये कहता हूं कि भाई कम पढ़िए, लेकिन इंपॉर्टेंट पढ़िए, महत्वपूर्ण पढ़िए। बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, उससे केवल फ्रस्ट्रेशन ओवरफ्लो ही होगा। तो जितना महत्वपूर्ण है वो पढ़िए। आज की इस क्लास का ये जो एग्जैक्ट पीडीएफ है, ठीक है, पीपीटी है, ये मैंने आपको वे टू सक्सेस के टेलीग्राम के अलावा वे टू सक्सेस का जो व्हाट्सएप चैनल है, क्योंकि टेलीग्राम फिलहाल बैन है, कल या परसों में खुल जाएगा नीट का एग्जाम होने के बाद, तो मैंने आपको वे टू सक्सेस का जो व्हाट्सएप चैनल है वहां पर पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया, वहां से डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। ठीक है, एज इट इज प्रोवाइड करा दिया ये इमेजेस के साथ। ठीक है मेरे भाई, चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल के ऊपर नए हो तो, क्योंकि हर संडे शाम 5 बजे ये क्लास आती ही आती है। तो चलिए मेरे भाई, आज की इस क्लास में इतना ही था। पसंद आई हो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।